नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेके 22 जून 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को 2020 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है। हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI डिड इंडिया रिसीव इन 2020 एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 64 अरब डॉलर, 64 बिलियन US डॉलर्स। वैश्विक FDI प्रवाह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यह वर्ष 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35% गिरकर 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में वर्ष 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 में FDI प्रवाह 27% बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। शत्रु के ड्रोन को मार गिराने के लिए एरियल लेजर हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बना है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू यूज एरियल लेजर वेपन्स टू शूट डाउन हॉस्टाइल ड्रोन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजरायली सेना ने 21 जून को घोषणा की कि उसने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को हवा में मार सकता है। इजराइल की यह प्रणाली ड्रोन के कारण उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रारंभ में लेजर हथियार का परीक्षण एक हल्के विमान पर किया गया और इसने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, वैज्ञानिकों का दावा है कि जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो करीब 20 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन विमानों को तबाह किया जा सकेगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हाइड्रोजन टास्क फोर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्यबल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लॉन्च किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत की रैंक रही है 135। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा जारी किए गए इस सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। इस सूचकांक में भारत के कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसकी रैंकिंग भारत से कहीं अच्छी है, जैसे कि भूटान को 22वां रैंक मिला है, नेपाल को 85वां रैंक मिला है, बांग्लादेश को 91 रैंक मिला है और श्रीलंका को 95। हालांकि पाकिस्तान इस सूचकांक में 150 नंबर पर है। और सबसे कम शांतिपूर्ण देखेंगे तो ये है अफगानिस्तान, लगातार चौथे साल तक। भारत का स्कोर रहा है 2.553। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु को स्कोर मिला है 66.7। इसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई ये 5 सर्वश्रेष्ठ शहर हैं। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन कौन से ये 4 मापदंड हैं? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। और ये सेकंड एडिशन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का। इससे पहले 2018 में पहला संस्करण लॉन्च किया गया था।
दोस्तों 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल। ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में। और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वीनू माकड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 13 जून को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है ऑल ओवर वर्ल्ड से। इसके साथ ही इस सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। वीनू माकड़ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो बाकी 6 क्रिकेटर और कौन कौन से हैं? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2021 में किसने जीत हासिल की है? हु हैज़ वन 2021 ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम रईसी। यही है नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी उदारवादी माने जाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। हसन रूहानी 2013 में राष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 बार इस पद पर रह चुके हैं। रईसी 2019 से ईरान की सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हैं। वर्तमान में इन्होंने जो जीत हासिल की है वो 72.38% वोटों के साथ हासिल की है, और ये 13वें राष्ट्रपति बनेंगे ईरान की, और अगस्त महीने के शुरू में ये शपथ लेंगे। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? इन विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डायमंड ऑफ 1098 कैरेट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। और यही है ये डायमंड, देखिए तस्वीर में। देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसिडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। ये जो बोत्सवाना कंट्री है, इसको मैप में देखिएगा, यह एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में,
और यह रूस के बाद वर्तमान में दुनिया में डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा का निधन हाल ही में हो गया है? विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर डॉक्टर केनेथ कोंडा हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जाम्बिया। केनेथ डेविड कोंडा का जन्म 1924 में तत्कालीन उत्तरी रोडेशिया और कॉन्गो की सीमा के पास एक मिशन स्टेशन पर हुआ था। रोडेशिया और न्यासलैंड संघ को 1963 के अंत में भंग कर दिया गया तथा कुछ ही समय बाद केनेथ कोंडा को उत्तरी रोडेशिया का प्रधानमंत्री चुना गया। बाद में जाम्बिया, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहाँ पर है जाम्बिया? मैप में देखेंगे आप तो ये जो ग्रीन कलर का आपको मिल रहा है यही है जाम्बिया, जो कि चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है अन्य देशों से। तो बाद में जाम्बिया के रूप में नामित इस देश ने अक्टूबर 1964 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और केनेथ कोंडा इसके प्रथम राष्ट्रपति बने थे। केनेथ कोंडा अफ्रीकी खासतौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक थे और इन्होंने जाम्बिया के उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष के ओलंपिक में रहा था? मिल्खा सिंह, पॉपुलरली नोन एज फ्लाइंग सिख, हु पास्ड अवे रिसेंटली, हैड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच ईयर्स ओलंपिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1960 के ओलंपिक्स में। 20 नवंबर 1932 को वर्तमान फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के बाद 1947 में भारत चले आए, भारतीय सेना में शामिल हुए और 1958 के एशियाई खेलों में सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में फिर गोल्ड मेडल जीता और खेलों के इतिहास में भारत का यह पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो रहा है इनका रहा है 1960 के रोम ओलंपिक्स में, जिसमें 400 मीटर फाइनल में मात्र 0.1 सेकेंड से पीछे रहने के कारण से ये कांस्य पदक नहीं हासिल कर सके थे। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ है मिल्खा सिंह और ये चौथे नंबर पर रहे हैं मात्र 0.1 सेकेंड के कारण से। देखिए जो थर्ड प्लेस हासिल किया गया था वो 45.5 सेकेंड के साथ हासिल किया गया था साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी, देखेंगे आप यहाँ पर ये हैं। फर्स्ट स्थान इसको मिला है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं और सेकेंड नंबर पे रहे हैं ये, थर्ड नंबर पे ये, और ये मिल्खा सिंह चौथे स्थान पे रहे। देखिएगा बीपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न आपको देगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 1960 रोम ओलंपिक्स था, इसमें इस स्पर्धा के तीनों मेडल किस किस खिलाड़ी ने जीता है, इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना नया अध्यक्ष नामित किया है? हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द यूएस टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट एज इट्स न्यू चेयरपर्सन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने जॉन थॉमसन के स्थान पर सीईओ सत्या नडेला को अपना नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नामित किया है। जॉन थॉमसन, जिन्होंने 2014 में कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स का स्थान लिया था, अब कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगे। सत्या नडेला जो कि अब चेयरपर्सन हो गए हैं, सीईओ भी रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। सूर्य और सौर मंडल के आसपास के क्षेत्र का नाम क्या है जो सौर चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से भरा है? What is the name of the region surrounding the sun and the solar system that is filled with the solar magnetic field and the protons and electrons of the solar wind? The right answer is option number D, हेलियोस्फेयर। और ये वाला क्षेत्र है, दिख रहा है आपको, यही वाला है हेलियोस्फेयर, यानी हेलियोपॉस के बाद जो आता है वही है हेलियोस्फेयर। तो न्यूज़ में क्यों है? अमेरिका के खगोलविदों ने हेलियोस्फेयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं सामने। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नासा के उपग्रह इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर के डेटा का उपयोग करके यह 3D मानचित्र तैयार किया है। फिजिक्स के मॉडल ने कई वर्षों पूर्व ही हेलियोस्फेयर की सीमाओं को सिद्ध कर दिया था, किंतु यह पहली बार है जब वास्तव में इसे मापने और इसके त्रिआयामी यानी 3D मानचित्र को बनाने का प्रयास किया गया है। हेलियोस्फेयर हमारे सौर मंडल के चारों ओर निर्मित एक सुरक्षात्मक बाउल होता है जो हमें हानिकारक इंटरस्टेलर विकिरण से बचाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है?
विच स्पेस एजेंसी हैज़ प्लान टू पुट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट ऑन अर्थ्स ऑर्बिट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑफ 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रायोज्यता का परीक्षण करना है और इस पर चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण आदि के प्रभाव का परीक्षण करना है। फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित यह उपग्रह 500 से लेकर 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। इसे न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन नामक रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो देश यदि पूछे कि सबसे पहले कौन करने वाला है तो ये न्यूजीलैंड देश होने वाला है। एकमात्र ऐसा महासागर कौन है जो 3 अन्य महासागरों को छूता है और एक महाद्वीप से पूरी तरह से घिरे होने के बावजूद उसे घेरता है? विच इज़ द ओनली ओशन दैट टचेस 3 अदर ओशंस एंड इंटायरली embraces a continent rather than being enveloped by them? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण महासागर, साउदर्न ओशन। अब इसको मैप को समझिए, ये है आपका प्रशांत महासागर, ये दोनों, और ये आपका इंडियन ओशन है और ये है अटलांटिक महासागर। तो ये देखिएगा, ये इस दोनों को मिला दीजिए तो यही है पैसिफिक ओशन। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। तो ये तीनों को देखिएगा, यहाँ से देखेंगे ये वाला क्षेत्र, इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ से, ये वाला क्षेत्र यही है साउदर्न ओशन। तो ये तीनों को घेरता है और ये जो आपका अंटार्कटिका है इसको भी चारों तरफ इन्वेलप करता है। न्यूज में क्यों है? विश्व महासागर दिवस 8 जून के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1937 में दक्षिण महासागर को अंटार्कटिका के आसपास के जल के एक अलग भाग के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया था। यह सीधे अंटार्कटिका को घेरता है जो ड्रैक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर महाद्वीप के समुद्र तट से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवा शक्ति के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करना है। इस अभियान के तहत राजकीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत छोटे छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को कोविड के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस राज्य में 38 पत्नियों और 89 बच्चों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? इन विच स्टेट जियोना चाना, द हेड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली विद 38 वाइफ्स एंड 89 चिल्ड्रन, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76? यही हैं ये व्यक्ति, और ये हैं ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम के रहने वाले थे ये। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगमा ने ट्वीट किया, मिजोरम और बक्टावांग तलंगनुम में उनका गांव उनके परिवार के कारण राज्य में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र बन गया है। ये जो इनका परिवार है 100 कमरे वाले 4 मंजिला मकान में रहता है। जोना चाना के परिवार 14 बहुओं, 33 पोते पोतियों और एक नन्हा प्रपोत्र के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 38 पत्नी हो गया तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं, बहुत प्यार से रह रहे हैं। तस्वीर में देखिए आप, इनका यही पूरा परिवार है और टोटल जो सदस्य हैं इसके फैमिली मेंबर के वो हैं 181। कौन सा देश हाल ही में पहली बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस देश का नाम है अल्बानिया। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन। और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर 10 अस्थायी सदस्यों का चयन हर वर्ष किया जाता है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए यूएन महासभा के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए गुप्त मतदान किया जाता है। इस बार 5 सदस्यों को नामित किया गया है 2022 से लेकर 2023 के लिए। तो कौन कौन से ये देश हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो जिसमें से अल्बानिया पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो अल्बानिया देश है ये किस महादेश में आता है?
यानी किस कंटिनेंट का ये मेंबर है। नई सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 के अनुसार समय पर वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रहने के बाद किस सोशल मीडिया ने भारत में प्रतिष्ठित सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। विच सोशल मीडिया हैज़ लॉस्ट द कन्वेटेड सेफ हार्बर इम्यूनिटी इन इंडिया आफ्टर फेलिंग टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स ऑन टाइम एज मैंडेटेड बाय द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रूल्स 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। IT अधिनियम की धारा 79 है वो मध्यस्थतों को तीसरे पक्ष की सामग्री के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचाती है। नए मध्यस्थ दिशा निर्देशों का पालन न करने को लेकर ट्विटर का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से टकराव पहले से चल रहा है कि अब ये जो इन्होंने सेफ हार्बर इम्यूनिटी खो दिया है भारत में, इसका मतलब ये हो गया कि ट्विटर को अब IT अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा। अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि भड़काऊ माना जाता है या प्रकृति में गैर कानूनी माना जाता था। अब इससे होगा क्या कि जैसे पहले क्या व्यवस्था थी कि ट्विटर पे यदि कोई भी व्यक्ति कुछ अनाधिकृत सामग्री, भड़काऊ सामग्री पोस्ट करता था तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। अब इसके लिए क्या होगा, ट्विटर के जो अधिकारी होंगे यानी पूरे ट्विटर को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। विच कंट्री टॉप्ड इन द रैंकिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड है नंबर 1 पे। सतत विकास रिपोर्ट के छठे संस्करण में भारत को 165 देशों में से 120वें नंबर पर रखा गया है, जिसमें भारत का स्कोर रहा है 60.07। इसे रफली आप 60.1 कर सकते हैं। फिनलैंड 85.9 इसके स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और बेल्जियम है। भारत का स्पिल ओवर स्कोर है 100 में से 98.9, जो कि इसे 32 रैंक पे लाता है। और ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत रहा है 14वें नंबर पर। ब्रिटिश संस्था चैरिटीज एड फाउंडेशन यानी CAF के इस वर्ष के संरक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया के शीर्ष दानदाता देश बने हैं, इसका स्कोर रहा है 69%। और सबसे नीचे है जापान, जहाँ पर स्कोर रहा है 12%, यानी जापान के लोग दान करते ही नहीं है, बहुत ही कम। भारत का स्कोर रहा है 44% और ये 14th रैंक पे है। किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के साथ साझेदारी में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग एंड हेल्थनेट ग्लोबल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तस्वीर में देखिए, इस परियोजना के तहत बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का उपयोग विकाराबाद जिले के चिन्हित हवाई क्षेत्रों का उपयोग करके टीकों और दवाओं के वितरण के लिए किया जाएगा। फ्लिपकार्ट भी इसमें शामिल हो गया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि इसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किस राज्य के महेशतला, जो कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है, में 35 मेगा लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 35 मेगा लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एट महेशतला, which is a city on the east bank of river Ganga, in which state under the Namami Gange program. The right answer is option number D, ये पश्चिम बंगाल में आता है। महेशतला दक्षिण 24 परगना जिले का एक शहर और यह हुगली नदी, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा का, के पूर्वी तट पर स्थित है। इस प्लांट के निर्माण हेतु हाइब्रिड वार्षिकी PPP मोड के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। नमामि गंगे कार्यक्रम का एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। शोधकर्ताओं ने स्टाइगरेक्टस जीनस की एक नई टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है। इसका नाम किस भारतीय राज्य के नाम पर रखा गया है। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टार्डिग्रेड स्पेसीज ऑफ द जीनस स्टाइगरेक्टस आफ्टर विच इंडियन स्टेट इट इज नेम्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। और इसका नाम रखा गया है स्टाइगरेक्टस केरलेंसिस। स्टाइगरेक्टस जीनस के तहत
नामित 8वीं प्रजाति है जो 130 माइक्रोमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। यह एक जलीय जीव है लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकता है और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया है कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में भी जीवित रह सकता है। टार्डिग्रेड जीवों को पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भालू जैसा ही दिखता है। यह जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचना वाले लचीले एवं कठोर जीवों में से एक है। ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? Who has become the first transgender athlete to be selected for the Olympics? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, लॉरेल हवर्ड। यही है। न्यूजीलैंड की 43 वर्षीय भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब यह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी, यानी कि इन्होंने अपना लिंग चेंज करा लिया है। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिशा निर्देश ऐसे एथलीटों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजिशन किया है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन बन गए हैं? Who has become the first person of color to be nominated to the Supreme Court of Canada? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, महमूद जमाल। जस्टिस महमूद जमाल का जन्म केन्या के एक भारतीय परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया है। जस्टिस जमाल सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो रही रोजली सिल्वरमैन अबेला का स्थान लेंगे, जो कि स्वयं ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश बनी थी। केंद्र सरकार ने फैम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बाय अप टू what % अंडर फैम 2 स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50% तक बढ़ा दिया है। फैम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो संशोधित फैम 2 योजना भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर पर 50% अधिक सब्सिडी प्रदान करती है, जो पूर्व में बसों के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 10,000 रुपये किलोवाट प्रति घंटा था। तो 10,000 किलोवाट प्रति घंटा से इसे बढ़ाकर 15,000 किलोवाट प्रति घंटा कर दिया, यानी 50% इंक्रीज किया गया है। पहली बार भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहां पर आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास इन EU NAVFOR में हिस्सा लिया? Where did the Indian Navy for the first time participate in a joint exercise in EU NAVFOR with the naval force of the European Union held recently? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडन। तो ये देखिए अदन की खाड़ी है कहाँ पर? तो ये है अरेबियन सी और यहाँ है गल्फ ऑफ अडन। इसमें भारतीय नौसेना के साथ साथ अन्य नौसैनिक बल इटली, स्पेन और फ्रांस के नौसेनाओं ने भी भाग लिया। 18 जून से शुरू हुए इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने भाग लिया। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भारत में अपनी तरह की पहली संस्था के रूप में किस राज्य में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के लोथल, जो कि 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहरों में से एक है, में इस कॉम्प्लेक्स के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से देश के प्राचीन समुद्री इतिहास और जीवंत तटीय परंपरा दोनों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने में सुविधा होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की समुद्री विरासत की छवि का उत्थान होगा। इस कॉम्प्लेक्स को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 140 शहरों के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? Which city has topped the Global Livability Index 2021 of 140 cities of the world released by the Economist Intelligence Unit? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, ऑकलैंड है नंबर 1 पे। न्यूजीलैंड का ये शहर है। शीर्ष 10 शहरों में से 6 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ महामारी के शुरुआती दिनों से कड़े सीमा नियंत्रण ने निवासियों को अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीने की अनुमति दी थी। जापानी शहर ओसाका ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दमिश्क विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है क्योंकि सीरिया में गृह युद्ध का प्रभाव लगातार बना हुआ है।
दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों, इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। इन पीडीएफ के माध्यम से आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत सारा समय बचेगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच जल डमरू मध्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट बिटवीन द मलय पेनिनसुला एंड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मलक्का जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये मैप देखेंगे आप, तो ये है मलय पेनिनसुला और ये है सुमात्रा। तो इसी के बीच में ये जो भाग है यही है स्टेट ऑफ मलक्का। न्यूज़ में क्यों है? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कॉर्पोरेट के 31वें संस्करण का आयोजन मलक्का जल डमरू मध्य यानी मलक्का स्टेट के पास अंडमान सागर में किया गया है। भारत और थाईलैंड द्वारा 2005 से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन याद रखिएगा, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसी के तहत इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।